आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा था ऑर्गेनिक के। अभी इस वाले में हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के और फिजिकल के, तीनों के हम लोग जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर रहे होंगे, है ना, जो कि हमारे एग्जाम के लिए 5 मार्क कंटेन करते हैं ना, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमारा अब जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पॉलीमराइजेशन, ये चैप्टर बेसिकली पॉलीमर से है और ये हमारा ऑर्गेनिक का है। पहले हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग फिजिकल्स के करेंगे, ठीक है। सो देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन पॉलीमराइजेशन इन डिटेल विथ टाइप्स, तो पॉलीमराइजेशन को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस, ये बेसिकली पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है वेयर मेनी मॉलिक्यूल्स यानी कि मोनोमर्स, यानी कि जो हमारे मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स जो हमारे होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। ये बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं, हम लोग यहाँ पे एन ले लेते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो जितने भी मोनोमर्स यूनिट हो गए हैं ना, बहुत सारे मोनोमर यूनिट हो गए, एक या दो या दो से अधिक अगर मोनोमर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो पॉलीमर कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें है सो क्या करना था, हमें डिस्कस करना था विथ टाइप्स, है ना, टाइप्स के साथ इसे डिस्कस करना है। सो देखिए, फर्स्ट टाइप हो गया हमारा एडिशन पॉलीमर और सेकेंड हो गया हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। बेसिकली ये जो मोनोमर्स है वो किस टाइप से जुड़ रहा होता है ना, मोनोमर्स के जो यूनिट्स हैं वो किस टाइप से जुड़ रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग है सो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे एडिशन, अगर एक मोनोमर जो है वो पहला मोनोमर अगर M1 है और M2, ये दोनों आसानी से जुड़ जा रहा है और हमें प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ पॉलीमर दे रहा है और साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है, नो साइड प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली नो साइड प्रोडक्ट है ना, साइड प्रोडक्ट, नो साइड प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि साइड प्रोडक्ट में कुछ नहीं दे रहा है। जितने मोनोमर्स थे उसमें से जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, जितने भी है ना, वो सारे क्या हो गए, इसमें जुड़ गए हैं, है ना, कोई भी इससे नहीं निकल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमें पॉलीमर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग एडिशन कहते हैं। ये बेसिकली M1 जो होता है वो M2 से जुड़ रहा होता है ना। इन एडिशन पॉलीमर्स मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर, मोनोमर्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं विदाउट लूजिंग एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, या फिर इसको हम लोग कहें तो साइड प्रोडक्ट, है ना, साइड प्रोडक्ट। तो ऐसे पॉलीमर्स कि मतलब कि जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं जिसमें मोनोमर्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे से लिंक होते हैं, है ना, वो तो विदाउट लूजिंग एनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स कोई भी नहीं इसमें निकलता है। जैसे कि इट यूजुअली हैपेंस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, तो ऐसे वाले या फिर ऐसे वाले हो गए हैं ना, C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे वाले हो गए हैं ना, C डबल बॉन्ड CN, तो ये वाले ग्रुप जिसमें लगे हुए रहेंगे, है ना, ये वाला ग्रुप जिसमें लगा हुआ रहेगा, ये वाला ग्रुप जिसमें लगा हुआ रहेगा, वैसे ही, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड हम लोग जानते हैं CH2 होता है और CHCl होता है, ये हमारा क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, वीक होने की वजह से ये टूटता है ना, और ये 2 सिग्मा बॉन्ड में बन रहा होता है ना, और यही दोनों सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे से फिर से ये वाला एक और मॉलिक्यूल आ गया, इससे जुड़ गया, ठीक है, ऐसे जुड़ता है। देखिए CH है, CH2 है, CH है ना, Cl, फिर से यहाँ पे रिपीटेड यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से जुड़ गया, फिर से CH2 लिखेंगे, फिर से CH लिखेंगे और फिर से Cl लिखेंगे, फिर से CH2 लिखेंगे, फिर से CH लिखेंगे, फिर से Cl लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं ये, है ना, एडिटिव होते हैं, ये जुड़ते जाते हैं, ये जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और ये PVC का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। बहुत सारे विनाइल क्लोराइड मिलके क्या करेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड निर्माण करेंगे, और इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, कोई भी है सो छोटे से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नहीं निकलेंगे। जैसे CO हो गया, है ना, यहाँ पे CO जो हो रहा है वो नहीं निकल रहा होगा, H2O जैसे मॉलिक्यूल छोटे छोटे नहीं निकल रहे होंगे, NH3 जैसे छोटे मॉलिक्यूल नहीं निकल रहे होंगे, है ना।
दूसरी एग्जांपल की अगर बात करें एडिशन पॉलीमराइजेशन की, तो वो हो सकता है क्या, तो देखिए ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ पॉलीइथीन, है ना। पॉलीइथीन की अगर बात करें, यानी कि पॉलीथीन जो कि जिसका मोनोमर होता है, ये क्या है हमारा इथीन। इथीन मॉलिक्यूल क्या है हमारा, मोनोमर है, ठीक है। तो इथीन मोनोमर है, तो देखिए ये बेसिकली क्या होता है, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ इथीन से क्या करता है, तो ऐड हो जाता है बिना कोई फर्दर साइड प्रोडक्ट दिए हुए। देखिए यहाँ पे साइड प्रोडक्ट कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ये हमारा इथीन है, सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, है ना, और ये 2 सिग्मा बॉन्ड में करेंगे, और इसी से है सो फर्दर इथीन के मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे और पॉलीथीन का निर्माण करेंगे, ठीक है। नो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो देखिए इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बेसिकली हमारा जो मोनोमर्स है वो जब ज्वाइन करेंगे, तो विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, NH3 और HCl, है ना, जैसे कि CO यहाँ से निकल रहा होगा, CO2 निकल रहा होगा, है ना, या फिर हम बात करें H2O निकल रहा होगा, है ना, ये भी निकल रहा होगा, या फिर हम बात करें NH3 की, या फिर हम बात करें HCl की। तो ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है ये बेसिकली क्या है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, क्या है, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे निकल रहे होंगे जब मोनोमर्स ऐड हो रहे होंगे, या फिर मोनोमर्स मतलब कि रिएक्ट करके पॉलीमर्स बना रहे होंगे। इट हैपेंस बिटवीन 2 डिफरेंट बाइफंक्शनल ग्रुप, और ये बेसिकली क्या होता है, तो 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के जुड़ने से होता है ना। देखिए हम लोग यहाँ पे एडिशन पॉलीमर में क्या देखा था कि इसमें सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। बेसिकली इसमें सेम ही रहते हैं, या फिर या तो डबल बॉन्ड्स वाले होते हैं या तो ट्रिपल्स बॉन्ड वाले होते हैं। डबल्स बॉन्ड वाले एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के सेम मोनोमर के साथ जुड़ते जाते हैं, है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन में क्या होता है, तो इसमें बेसिकली आपका इसमें लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, स्मॉल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, तो वो है सो लॉस होता है उनका, है ना, वो निकल रहे होते हैं साथ में। देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। और इसमें दूसरी बात क्या थी कि ये 2 डिफरेंट बाइफंक्शनल ग्रुप, यानी कि बाइफंक्शनल होना चाहिए, उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए और डिफरेंट होने चाहिए। वो कैसे, तो देखिए बात करें अगर हम एडिपिक एसिड, देखिए जैसे फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 66 हम लोग जानते हैं पॉलीमर है, उनका मोनोमर क्या होता है, तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है, हेक्सामिथिलिन डायमीन, ये दोनों क्या है, तो मोनोमर्स हैं। देखिए अगर एडिपिक एसिड की बात करें, तो एडिपिक एसिड हमारा ऐसा कुछ होता है ना, ये डबल बॉन्ड O है ना, और कितने कार्बन होते हैं बीच में, तो 2 4 होते हैं ना, 1 यहाँ पे हो गया 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 ये हमारे हो गए। और यहाँ से हमारा OH जुड़ा हुआ रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ये हमारा क्या है, तो एडिपिक एसिड है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें NH2, है ना, NH2 की बात करें, और फिर हम लोग क्या बात करें, तो इसमें भी कितने होते हैं, तो हमारे होते हैं 1 2 3 4, है ना, 4 इसमें भी रहते हैं, 5, है ना। ये हमारा हो गया इथिलीन सॉरी हेक्सामिथाइलिन, है ना, यहाँ पे 6 रहेंगे, 1 2 3 4 5 एंड हवर 6, ये हमारे 6 रहेंगे, है ना। और यहाँ से हमारा जुड़ा हुआ रहेगा NH2। देखिए इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर की बात कही गई थी, उसमें कहा गया था कि हमारे 2 बाई फंक्शनल ग्रुप होंगे। देखिए ये हमारे बाई फंक्शनल है, एक फंक्शनल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, और एक फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप था, ये सेकंड था, ये हमारा फर्स्ट था और ये सेकंड था, ठीक है। तो दो देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, बाई फंक्शनल है, इसमें एसिडिक है ग्रुप है, इसमें भी एसिडिक ग्रुप है, इसमें मेरा क्या है, अमीन ग्रुप है ना, अमीनो ग्रुप है, इसमें मेरा अमीनो ग्रुप है, इसमें भी मेरा अमीनो ग्रुप है, ठीक है। दोनों डिफरेंट है ना, दोनों डिफरेंट है। ये एडिपिक एसिड है, ये हमारा क्या है, तो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, है ना। और हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं। ये हमारा हो गया नाइलॉन 6 NyLON, नाइलॉन 6 हमारा रहेगा, है ना। और क्या रहेगा, तो यहाँ से हमारा H2O निकल रहा होगा। देखिए ये हमारा सिंपल मॉलिक्यूल भी निकल रहा होगा पॉलीमर्स के अलावा। कैसे, तो देखिए यहाँ से हमारा हो गया OH, है ना, और यहाँ से हमारा हो गया H, तो H2O देखिए यहाँ से निकल रहा है
और ये वाला कार्बन बॉन्ड जो है, ये वाला कार्बन बॉन्ड, इस कार्बन बॉन्ड की अगर बात करें जो जो कि हमारा रेड पेन से दिखाओ, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूं, जो कि रेड पेन से शो हो रहा है, ये वाला कार्बन और ये वाले नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है, ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा होता है। और इसी टाइप से अगर बहुत सारे हैं तो इसी को हम लोग नायलॉन 6 कहते हैं, नायलॉन 6 और ये साथ में हमें एक सिंपल प्रोडक्ट यानी कि H2O दे रहा होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाँ, और सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हो सकता है इसी तरह से टेरिलिन। टेरिलिन भी जब फॉर्म होता है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरेप्थैलिक एसिड से, तो हमारा यहाँ से H2O भी निकल रहा होता है, ठीक है। हमारा क्या हो रहा होता है, H2O निकल रहा होता है टेरिलिन के फॉर्मेशन के साथ साथ, ठीक है। हमारा टेरिलिन और H2O दोनों निकल रहा होता है, कब, जब इनको हम लोग क्या करते हैं तो ऐड करते हैं, यानी कि इनको हम लोग करते हैं बेसिकली। और हमारे छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि H2O हो गए हैं ना, H2O का हम लोगों ने दोनों एग्जांपल देखा। इसी टाइप से CO2 भी निकल सकते हैं, NH3 भी निकल सकते हैं, जैसा हमारा मोनोमर हुआ उसके अकॉर्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछता है कि थर्मोप्लास्टिक और सिंथेटिक रबर में हमें क्या करना है तो डिफरेंसेस करना है। तो जैसे ही इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे करेंगे, एक सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है और हमें स्टेट करना रहेगा, यानी कि इसको हम लोग को डिफाइन करना रहेगा। ABC करके क्वेश्चन रहेगा ये, है ना। पेन चेंज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये A में रहेगा, है ना, कि इसको डिफाइन करना है, B में हमें थर्मोसेटिक को करना है, या फिर हमें C ये करना है, ठीक है। तो सिंथेटिक रबर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए सिंथेटिक रबर बेसिकली क्या होते हैं तो मैन मेड रबर्स होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। दैट कैन बी स्ट्रेच, जो कि खिंचा सकते हैं, यानी कि बेसिकली इनका क्या होना चाहिए, स्ट्रेच का मतलब क्या पे इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो हमारा इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, मतलब कि वो स्ट्रेच करा जाए और रिटर्न भी हो जाए वापस अपने ओरिजिनल प्लेस में, यानी कि इलास्टिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। और प्लस प्लस क्या होना चाहिए तो वो मैन मेड होना चाहिए। तो ऐसे रबर को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक रबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो ब्यूना एस, जो कि यूज किया जाता है कहाँ पे तो टायर्स में, जितने भी हम लोग साइकिल बाईसाइकिल यूज करते हैं उसके टायर्स में जो यूज होता है ब्यूना एस, वो रबर होता है एक प्रकार का, इलास्टिक प्रॉपर्टी वाला रबर होता है। और वो क्या है तो सिंथेटिक रबर है, बेसिकली वो मैन मेड रबर है, उसे लेबोरेटरी में बनाया गया है ना, इंडस्ट्रीज में बनाया गया है। नो नेक्स्ट बात करें अगर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की, तो दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। तो ऐसे पॉलीमर्स जो जिनको हीट करने पे वो सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पे वे हार्ड हो जाते हैं, ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग क्या कहते हैं तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कहते हैं। दे कैन बी रीमोल्डेड एंड रीयूज्ड, उनको फिर से हम लोग ऐसो रीमोल्डेड कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग एक बार हीट कर दिए तो वो सॉफ्ट हो गए, उसको हम लोग फिर से कुछ आकार दे दिए और वो रीमॉडल्ड हो गया, ठीक है, नया मॉडल में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसको हम लोग दूसरे वे में यूज भी कर सकते हैं, और फिर उसको हम लोग क्या कर दिया कूल कर दिया तो वो हार्ड हो गया, यानी कि फिर उसे वो यूज करने के लायक हो गया, तो उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, एक सामान को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन, बार बार। फोर्स की बात करें तो वैसे पॉलीमर्स जो सॉफ्ट होते हैं हीट होने पे और कूल होते हैं हार्ड होने पे, यानी कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो बेसिकली क्या होते हैं वीक, यानी कि थोड़े से कमजोर होते हैं, तभी तो हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं कूल करने पे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो पॉलीथीन और पीवीसी हो गया, या फिर पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल्स हो गए। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होते हैं तो दे बिकम हार्ड, वे हार्ड रहते हैं, एंड इनफ्यूजिबल ऑन हीटिंग, और हीटिंग करने पे वैसा कुछ सॉफ्ट वॉफ्ट नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है।
दे कैन नॉट बी रिमोड्यूल्ड एंड यूज्ड रीयूज्ड, वे ना ही रिमोड्यूल्ड हो पाते हैं और ना ही उनको हम लोग फर्दर यूज कर पाते हैं, ठीक है। नौ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है पॉइंट नंबर 3, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्ड बिटवीन चेन्स, इनके जो पॉलीमर्स के जो चेन होते हैं उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ठीक है, तभी तो वो हीट करने पे वैसा सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की, तो उनका जो चेन होता है वो बेसिकली वीक होता है और हीट करने पे सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो गया बेकेलाइट, जो कि हमारे कुकर वगैरह में यूज होते हैं, और मेलामाइन हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ अगर पॉइंट वाइज हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं तो हमें 5 में 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए, डीएनए और आरएनए में क्या करना है, तो हमें डिफरेंसेस बताना है। डिफरेंसेस कैसे बताएंगे, देखिए, तो द डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए आर एज फॉलोज। कैसे है, तो देखिए, शुगर यूनिट की बात करें तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, जो कि इसके नाम में ही छिपा हुआ है। आरएनए की बात करें तो इसमें राइबोज शुगर होते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजनस बेस की, तो डीएनए में जो एडेनिन पाए जाते हैं, आरएनए में भी एडेनिन पाए जाते हैं। गुआनिन ए जी सी तीनों में पाए जाते हैं, ए जी और सी, ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं ये दोनों में पाए जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें थाइमिन एक एक्स्ट्रा हो जाता है, इसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो हमारा यूरेसिल हो जाता है, यानी कि टी वर्सेस यू हो जाता है। अगर थाइमिन है नाइट्रोजनस बेस एजीसी के साथ, एजीसी के साथ अगर थाइमिन है तो हमारा डीएनए हो जाता है वो, है ना। और आरएनए में क्या होता है, एजीसी के साथ यू, यानी कि यूरासिल होता है, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट, थर्ड डिफरेंसेस की बात करें। ये हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं आरएनए और एंड डीएनए में, ठीक है। सो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, यानी कि डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, ये हमारा डीएनए का हो जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे नाइट्रोजनस बेस रहते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और अगर बात करें आरएनए की तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे रहेंगे, है ना। और इसमें कैसे रहेंगे, तो ऐसे करके ये हमारा कुछ आरएनए हो जाता है ना, आरएनए। ये स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसको भी आप ड्रॉ कर देना है ना, हमें ड्रॉ कर देना है। और फंक्शन की बात करें तो देखिए क्या वर्क होता है, डीएनए का काम होता है, हम सभी जानते हैं कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन बॉडी टू अनदर बॉडी ले जाता है ना, ये क्या करता है, तो ये स्टोर करता है बेसिकली क्या को, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। और आरएनए की बात करें तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब हमारा प्रोटीन बन रहा होता है हमारे बॉडी में जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है तो वहां पे आरएनए हमारा यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस था आरएनए और डीएनए में। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट्स बोले या फिर हम लोग सैकराइड बोले, ठीक है, ये बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स होते हैं। दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और यही क्या होते हैं हमारे शरीर के लिए, या फिर बात करें एनिमल्स की, या फिर बात करें एनिमल्स की बात करें या फिर हम लोग प्लांट्स की बात करें, तो सभी के लिए ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। हमें एनर्जी इन्हीं से मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में यानी कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, और स्टार्च की बात करें तो प्लांट में होते हैं, ठीक है। यही बेसिकली क्या होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट बात करें अगर क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हम लोग जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे हम लोग कर रहे होते हैं। तो देखिए मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड मीन्स जहाँ पे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। मोनो की बात करी जा रही है, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बोहाइड्रेट होंगे, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज हो गया। इसको फर्दर अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पे कुछ वैसा नहीं होता, ये मिक्स हो जाता है ना, ये बेसिकली मिक्स हो जाता है। और पानी के साथ तो हम लोग वैसे भी ग्लूकोज को भी पीते हैं ना। फ्रुक्टोज हो गया हमारा, राइबोज हो गया, ये सब क्या होते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद हमें
कोई भी मतलब कि फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ सिंगल मोनोमर से बने होते हैं, है ना, सिंगल यूनिट से बने होते हैं। बात करें अगर हम लोग ओलिगोसेकेराइड की, तो दे हैव 2 to 10, यानी कि अगर वो डाइसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड की बात करें, टेट्रासेकेराइड की बात करें, तो ऐसा नाम नहीं होता है। डाइसेकेराइड हो गया, ट्राइसेकेराइड हो गया, टेट्रासेकेराइड हो गया, पेंटा, उस सबको हम लोग कॉमनली हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड। इसमें मोनोमर्स के 2 से 10 यूनिट्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? ये 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स में टूट जाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। ये बेसिकली क्या हो गया? डाइसेकेराइड हो गया। क्या हो गया? तो ये हमारा डाइसेकेराइड हो गया, ठीक है। और एक दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हो गया माल्टोज। पॉलीसेकेराइड की अगर बात करें तो क्या होगा? तो दे आर पॉलीमर्स दैट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स, यानी कि लगभग मोर देन 10 रहेगा, ठीक है। 2 से 10 रहेगा, 2 से अगर 10 के बीच में रहेगा मोनोमर्स, तो वो हमारे ओलिगोसेकेराइड्स हो जाते हैं। अगर वो 10 से ज़्यादा रहेगा, 10 से क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो दीज पॉलीमर्स गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बाद भी वो पॉलीमर्स क्या होंगे? तो बहुत सारे यूनिट्स दे रहे होंगे, है ना। 10 से ज़्यादा दे रहे होंगे क्योंकि वो 10 से ज़्यादा बने हुए होते हैं, ठीक है। नाउ बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो स्वीट नहीं होते। लेकिन अगर बात करें हम लोग ओलिगोसेकेराइड्स की या फिर हम लोग बात करें मोनोसेकेराइड्स की, तो वो टेस्ट में स्वीट होते हैं, ठीक है, मीठे होते हैं, स्वाद में मीठा होता है। और इन्हें हम लोग नॉन शुगर कहते हैं। किन्हें? पॉलीसेकेराइड्स को। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हो गया स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजेन। ये हमारे क्या हैं? तो पॉलीसेकेराइड्स हैं। नौ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इंपॉर्टेंट विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीजेस। इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मार्क कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आइदर 1 मार्क्स में, ठीक है, और 2 मार्क्स में, या तो फिर 5 मार्क्स में जरूर ही जरूर पूछा जाता है, ठीक है। या तो इससे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी एक विटामिन दे देगा, उसका पूछेगा डिफिशियंसी बताओ और डिजीजेस बताओ, ठीक है। या तो फिर 2 नंबर में पूछ देगा कोई भी चीज, है ना, या फिर 5 नंबर में पूछ देगा। देखिए 5 नंबर में अगर पूछता है, हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट विटामिन जितने भी हम लोग जान रहे होते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, है ना, और उनके डिफिशियंसी और डिजीज की बात करेंगे, है ना, डिफिशियंसी से क्या डिजीज हो जाता है, ठीक है। सो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। हमारे मेटाबॉलिज्म में के लिए ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे बॉडी के मोटे मेटाबॉलिज्म के लिए, है ना। स्मॉल अमाउंट हम लोगों को जरूरत होता है। वहीं बात करें अगर हम लोग इंपॉर्टेंट विटामिन की, तो हमारे हो गए ए, ना, विटामिन बी हो गए, विटामिन सी हो गए, विटामिन डी हो गए, है ना, विटामिन हमारे के हो गए, है ना, विटामिन ई हो गए हमारे। ये बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट है ना। तो इन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ABCD और ई से और के से क्या डिफिशियंसी और ये होते हैं। सो देखिए विटामिन ए, जिसका कॉमन नेम हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, है ना, इनकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना। या फिर हम लोग बात करें तो ज़ीरोफ्थैलेमा होता है ना, यानी कि हार्डिंग ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया जो हमारा आँख होता है उसका हार्ड होना, है ना। तो ये 2 बीमारी हो सकती है हमें विटामिन ए की कमी से। तो देखिए इसका सोर्स की बात करें, कैसे हम इसको फुलफिल करेंगे, तो कैरोट्स यानी गाजर खाकर, है ना, मिल्क और बटर खा के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करें विटामिन B1 की, जो कि जिसे हम लोग थायामिन कह भी नाम से जानते हैं। इनकी डिफिशियंसी से जो होता है वो बेरी होता है, यानी कि हम लोग बेसिकली क्या होता है इसमें, तो लॉस ऑफ एपेटाइट और रिटार्ड ग्रोथ हो जाता है ना, रिटार्डेड ग्रोथ। अगर बात करें इसके सोर्स की, तो सोर्स जो होता है वो होल ग्रेन्स, नट्स और सीड्स जो होते हैं, इसके खाने से जितने भी अनाज हो गए हैं ना, मक्का हो गया, पास्ता हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सबसे क्या होता है, हमें विटामिन B1 मिलता है, यानी कि थायमिन मिलता है। नट्स हो गए जितने भी है ना, बादाम वगैरह, है ना, सीड्स जितने भी बीज वगैरह हो गए, उनसे हमें विटामिन B1 मिलता है। इसके डिफिशियंसी से बेरी होती हैं,
बेरी क्या है तो डिजीज हो गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग इम्पोर्टेंट विटामिन की बात करें तो नेक्स्ट विटामिन हमारा सी है, विटामिन सी की बात करें जिसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, केमिकल नेम कह दीजिए या कॉमन नेम बोल दीजिए, ठीक है। इसके डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उससे हम लोग स्कर्वी कहते हैं, स्कर्वी यानी कि ब्लीडिंग गम्स होता है ये बेसिकली। और ये स्किन डिजीज है ना, ये क्या है तो स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज, स्किन से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उनको खत्म करने के लिए विटामिन सी के कैप्सूल्स हम लोग खाते हैं ना। नौ अगर बात करें इसके सोर्सेस की तो कल्टियर्स फूड्स, जितने भी हमारे सिट्रस फूड है ना, यानी कि जितने हमारे खट्टे फल हैं जैसे कि आंवला हो गया, लेमन हो गया है ना, ऑरेंज हो गया है ना, ये सब क्या है तो ये सोर्स हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं। अगर बात करें विटामिन डी की तो विटामिन डी हमारे हो गए क्लैसीफेरोल है ना, इसे हम लोग क्लैसीफेरोल कहते हैं। डिफिशियंसी से रिकेट्स बीमारी होता है यानी कि बोन डिफॉर्मेशन इन चिल्ड्रन, बच्चों में क्या होता है बेसिकली बोन का डिफॉर्म होना है ना, बोन का डिफॉर्म होना, ये रिकेट्स कहलाता है। और यही जो डिजीज है वो बेसिकली हो रहा होता है किसके डिफिशियंसी से तो विटामिन डी के डिफिशियंसी से। विटामिन डी हमारा बॉडी खुद से प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग डाइट में नहीं लेते हैं। और सोर्स क्या है तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम लोग हमारा जो बॉडी रहता है वो विटामिन डी को क्या कर रहा होता है तो प्रिपेयर कर रहा होता है, बना रहा होता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कितना पॉइंट था, 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, 4 कर लिया था, ये हमारा 5 नंबर होगा है ना, ये हमारा 5 होगा और ये हमारा 6 होगा, ठीक है। सो विटामिन ई की बात करें जिसे हम लोग टोकोफेरोल कहते हैं, टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम है। अगर डिफिशियंसी की बात करें तो मसल वीकनेस, हमारा मसल जो होता है वो वीक होने लगता है और हमें नर्व प्रॉब्लम होती है, ये रेयर होता है बेसिकली है ना, नर्व प्रॉब्लम जो होता है वो रेयर होता है। मेन हमारा क्या है मसल वीकनेस होता है, ठीक है। अगर सोर्स की बात करें तो हमें जो नट्स हैं, सीड्स है, जैसे कि एलमोंड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, या फिर वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो ये गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई है, ठीक है। नौ अगर बात करें हम लोग विटामिन के की, यानी कि जिसका हम लोग है सो केमिकल नेम कहें तो वो हो जाता है हमारा हो जाता है फिलियोक्विनोनिन है ना, क्विनोन, फिलियोक्विनोन, ठीक है। इसका अगर डिफिशियंसी की बात करें तो ये एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग प्रॉब्लम हो जाता है, क्लोट नहीं हो पाता है हमारा ब्लड, जिससे हमारा एक्स्ट्रा ब्लीडिंग होने लगता है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग। सोर्स की बात करें तो इस समय हम लोग को क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी कि हरे हरे हमारे जो होते हैं हरे पत्ते वाले सब्जियां, उनको हमें सेवन करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया साग हो गया है ना, कैल हो गया और ब्रोकली हो गया है ना, ब्रोकली भी बहुत अच्छा गुड सोर्स ऑफ विटामिन के है ना। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ पॉलीथीन, पीवीसी एंड नायलॉन 6। फिर से ये ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक में हम लोग जानते हैं कि वो एक जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो बेसिकली ABC करके पूछा हुआ होता है ना, हमें इसमें पॉलीथीन को भी हमें क्या करना है प्रिपरेशन और यूज की बात कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर होते हैं और इनका यूज बेसिकली क्या होता है। पीवीसी का देखेंगे और नाइलॉन 6 का देखेंगे, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पॉलीथीन की बात करें, पॉलीथीन है ना, इसको हम लोग पॉलीइथीन भी बोलते हैं और पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं, ठीक है ना। पॉलीथीन की अगर बात करें तो ये कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिपीटेड एडिशन, अभी हम लोगों ने बात किया था जब एडिशन पॉलीमर को डिस्कस कर रहे थे तो कि ये पॉलीथीन जो होता है वो एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। तो ये रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर इथीन, मोनोमर जो इथीन है उसके रिपीटेड एडिशन से क्या होता है तो हमारा पॉलीथीन बनता है ना। मोनोमर हमारा इथीन है, इसका स्ट्रक्चर ये है। यूज की बात करें तो मेकिंग कैरी बैग्स, जितने भी हमारे कैरी बैग्स हैं, जितने भी हम लोग जो प्लास्टिक जिसको यूज करते हैं ना सामान को ले जाने में है ना, वो हमारे क्या है तो पॉलीथीन ही है ना। पॉलीथीन हम लोग वैसे नॉर्मली यूज भी करते हैं पॉलीथीन वर्ड है ना। बॉटल्स हो गए हमारे और पाइप्स हो गए, वो सब सारे क्या है तो पॉलीथीन से बने होते हैं। रिएक्शन की बात करें तो देखिए कैसे मोनोमर जो है वो बन रहा होता है पॉलीमर में है ना। तो ये हमारा इथीन मॉलिक्यूल है, हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया था कि जो पाई बॉन्ड होता है ये बेसिकली टूट रहा होता है ना, और 2 सिग्मा बॉन्ड में बन रहा होता है, जिससे ये फर्दर ज्वाइंट होते हैं अनदर मोनोमर्स है ना। नो अगर बात करें हम लोग पीवीसी की पॉलीविनाइल क्लोराइड की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए इट कैन बी प्रिपेयर्ड। अच्छा हमें प्रिपरेशन और यूजेस को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है।
सो प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी की बात करें तो ये प्रिपेयर्ड होते हैं बाय द रिपीटेड एडिशन। ये भी हम जानते हैं कि पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो हमारे क्या हैं, तो एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। तो ये बेसिकली जब विनाइल क्लोराइड्स जो होते हैं वो रिपीटेड एडिशन होते हैं, यानी कि रिपीटेड एडिटिव होते हैं, यानी कि बार बार वो ऐड होते हैं विनाइल क्लोराइड्स के मोनोमर, तो हमें क्या देते हैं, तो पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, मोनोमर की बात करें तो विनाइल क्लोराइड अभी अभी हम लोगों ने देखा था ये कैसे होता है, तो ये डबल बॉन्ड टूट रहा होता है ना, और क्या होता है, दो सिंगल बॉन्ड बन रहा होता है, एक यहाँ बन रहा होता है, एक यहाँ बन रहा होता है ना, और इसी से फिर फर्दर मोनोमर्स जो होते हैं वो ऐड हो रहे होते हैं और ऐड होके पॉलीविनाइल क्लोराइड्स बनाते हैं। यूज की बात करें तो जितने भी हमारे रेनकोट्स हो गए हैं ना, वाटर पाइप्स हो गए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में इनका भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। पीवीसी पाइप है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप के नाम से भी हम लोग जानते हैं, पीवीसी पाइप है ना, तो उसमें इसका यूज है। अब हमारा एक बच रहा है कौन सा, तो नाइलॉन 6। तो चलिए अब हम लोग नाइलॉन 6 को डिस्कस करते हैं कि नाइलॉन 6 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नाइलॉन 6 को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये बेसिकली क्या है, तो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो ये क्या होता है, तो देखिए नाइलॉन 6 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एडिपिक एसिड। हम लोगों ने देखा कैसे एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन से नाइलॉन 6 बन रहे होते हैं, और प्लस हमें क्या दे रहे होते हैं, तो वाटर दे रहे होते हैं ना, वाटर दे रहे होते हैं। मोनोमर की बात करें तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन होते हैं। यूज की बात करें तो जितने भी ब्रिस्टल ऑफ ब्रशेस होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे ब्रश जो हम लोग टूथ ब्रश यूज करते हैं, या फिर जितने भी टाइप के ब्रशेस होते हैं उसमें जितने भी ब्रिस्टल्स होते हैं, जितने भी रेसे होते हैं, वो रेसे क्या होते हैं, बने होते हैं हमारे नाइलॉन 6 के। या फिर टेक्सटाइल फैब्रिक्स की बात करें है ना, अगर टाइप की बात करें तो इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। हम लोगों ने देखा था ये बेसिकली पॉलीअमाइड होते हैं ना। अमाइड मीन्स यहाँ पे NH2 और सीड OOH बैंड जो होता है वो H2O को रिलीज करके बन रहा होता है, उसी को हम लोग पॉलीअमाइड बोलते हैं ना, अमाइड लिंकेज है ना। नो, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कि मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि जो हम लोग, यानी कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि इसमें क्या हो रहा होगा, बेसिकली बेंजीन से हमारा नाइट्रोबेंजीन बन रहा होगा। इसमें क्या हो रहा होगा, तो बेंजीन से हमारा नाइट्रोबेंजीन बन रहा होगा है ना, नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या हो रहा होगा, नाइट्रोबेंजीन बन रहा होगा। देखिए रिएक्शन क्या है, तो द बेंजीन रिएक्ट्स विथ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। इसे हमें क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ये नाइट्रेटिक मिक्सचर में के प्रेजेंस में जब बेंजीन को रिएक्ट कराया जाता है तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बनता है। इसी रिएक्शन को हम लोग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भी कहते हैं। इस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन यहाँ पे बेसिकली होगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि हमें इसमें बेसिकली डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन बेंजीन। तो देखिए हम लोग सबसे पहले कैसे करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जेनरेशन। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस होता है हमारा। देखिए हम लोग कैसे फर्स्ट स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारा जो HNO3 है, यानी कि हमारा जो N है ना, O है, O माइनस है, ये प्लस, ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया OH। ठीक है, और बात करें हम लोग अगर H2SO4 की, तो हमारा हो जाता है SOO है ना, OH, और ये हो गया हमारा OH। ठीक है, नाउ यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से बेसिकली हमारा नाइट्रोनियम आयन बन रहा होता है, यानी कि NOO प्लस। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, तो ये हमारा निकल रहा होता है ना, H2O यहाँ से निकल रहा होता है। ठीक है, अगर सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है कि NO2 प्लस जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड की बात करें फर्स्ट स्टेप में, वेरी वन स्टेप में क्या हो रहा है हमारा,
कहाँ गया, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। अगर इसमें बात करें तो देखिए ये हमारा क्या है, नाइट्रिक एसिड है। इसको अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोनियम आयन बन रहा होता है। और यही नाइट्रोनियम आयन बेसिकली क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है हमारा, ठीक है। अगर बात करें ये हमारा क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया है ना, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 की अगर हम लोग बात करें, स्टेप 2 की, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोनियम आयन बना हुआ है वो क्या करता है, अटैक्स बेंजीन रिंग। या हम लोग जानते हैं बेंजीन रिंग क्या है, तो बेंजीन रिंग हमारा जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन रीच होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रीच होता है, ठीक है। इसमें जब इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन देने की चाहत रख रहा है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से यहाँ से ऐसे करेगा और अपने एरोमेटिसिटी को ये बेसिकली क्या कर रहा है, कुछ समय के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा स्टेप 2 है ना, ये हमारा क्या है, स्टेप 2 है। तो कुछ समय के लिए ये क्या कर रहा है, तो हमारा जो है वो अपना एरोमेटिसिटी को खो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी है ना, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्लस था है ना, ये माइनस है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे प्लस है। अगर ये बॉन्ड टूटता है, ये माइनस वाला किससे ऐड हो रहा है, नाइट्रोजन से ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से ऐड हो गया है ना, फर्दर यहाँ पे O माइनस हो जाता है, O माइनस हो गया है ना। और फिर ये H क्या होता है, वो टूट के फिर से यहाँ पे बन रहा होता है, यानी कि फिर से ये क्या कर रहा है, तो गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी गेन करता है और ये हमें क्या करता है, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये हमारा क्या हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन हमें दे रहा होता है, ठीक है। क्या कर रहा होता है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये हमारा क्या दे रहा होता है, तो नाइट्रोबेंजीन दे रहा होता है। ये सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप यहां से हमारा हो जाता है स्टेप, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले वाले स्टेप में हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है हमारा, तो नाइट्रिक एसिड से हमारा नाइट्रोनियम आयन बन रहा है, यानी कि जो हमारे जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, ये हमारे जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर हैं, ये मिक्स होके क्या बना रहे हैं, बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही हमारा मीडियम में बन जाता है ना रिएक्शन मीडियम में जैसे ही हमारा बन जाता है, वो क्या होता है, बेंजीन, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इसका जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा है ना, और क्या करेगा, नाइट्रोनियम आयन से जुड़ेगा है ना। यहाँ पे क्या होगा, कुछ समय के लिए एरोमेटिसिटी इसका लॉस होगा है ना। और जैसे ही लॉस होगा तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो अपने एरोमेटिसिटी को वापस से लेना चाहेगा, तो यहाँ से -H होता है ना, H प्लस, यहाँ से H+ निकल रहा होता है ना। और यहाँ से निकल कर ये यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होता है, ये सिग्मा बॉन्ड बेसिकली यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा होता है। इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है कि एरोमेटिसिटी को गेन करना है ना, एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है। ये हमारा थर्ड स्टेप कहलाता है ना। और ये इसको अगर हम लोग ओवरऑल लिखें तो क्या हो रहा है, देखिए बेंजीन जो होता है वो नाइट्रोनियम आयन से करके रिएक्शन करा के और हमें नाइट्रोबेंजीन दे रहा है, ठीक है, ठीक है। नौ बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए उसी को हम लोगों ने लिखा है टू फॉर्म अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये बेसिकली हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, इंटरमीडिएट कहलाता है ना। और ये इंटरमीडिएट है, बेसिकली ये बहुत कम समय के लिए बनता है ना। इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, देखिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है ना, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें आगे क्या ले है, इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे लिखेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली हमें ये मैकेनिज्म को भी ड्रॉ करना है ना। द एरोमेटिसिटी कैरेक्टर लॉस टेम्पोरली है ना, जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो बेसिकली थोड़े समय के लिए क्या होता है, फॉर अ वेरी लिटिल टाइम है ना, लिटिल टाइम, बहुत कम समय के लिए वो जनरेट हो रहा होता है ना। क्यों बहुत कम समय के लिए हो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। और बेंजीन यानी कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं चाहता है कि मेरा जो स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी की वजह से है वो एरोमेटिसिटी लूज हो है ना। फिर से वो क्या करता है, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन है ना, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है वो बेसिकली ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ये क्या हो रहा है, यहाँ से हट रहा है ना, -H+। हम लोगों ने देखा कि -H+, ये लॉस ऑफ प्रोटॉन बोलिए या फिर गेन ऑफ एरोमेटिसिटी बोलिए है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, तो गेन ऑफ
गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी गेन होता है कैसे, तो बाय लूजिंग प्रोटॉन। देखिए यहाँ पे जो हमारा HSO4 माइनस है, जो भी हमारा यहाँ पे जो बच रहा था ये वाले में, इस वाले में जो हमारे वेरी फर्स्ट स्टेप में जो हमारा साइड प्रोडक्ट था, कहाँ गया, यहाँ पे जो हमारा HSO4 बन रहा था, ये वाला जितना भी हमारा जो ये येलो वाला हमने बोला HSO4, यही बेसिकली क्या कर रहा होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा है ना, और यही माइनस चार्ज होता है वो इस प्लस चार्ज को ले रहा होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द HSO4 माइनस आयन रिमूव्स द प्रोटोन, प्रोटोन को निकालता है, फॉर्म द इंटरमीडिएट टू रीस्टोर द एरोमेटिक रिंग, और इंटरमीडिएट को क्या करता है, तो एरोमेटिक रिंग में फिर से रिस्टोर करने में हेल्प करता है, एंड फॉर्म ऑफ नाइट्रोबेंजीन, इसी प्रकार से हमारा नाइट्रोबेंजीन बनने की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ठीक है। नाउ बढ़े हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से हमारा क्या हो जा रहा है, तो हमारा इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जा रहा है ना, हमारा यहां से क्या हो जा रहा है, तो इनऑर्गेनिक्स के अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट जो फ्यूचर में आ सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, उनको हम लोगों ने कंप्लीटली देख लिया है। अब हम लोग इनऑर्गेनिक के जितने भी हमारे 5 मार्क्स वाले हैं, जितने भी हमारे 5 मार्क्स वाले हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फर्दर एग्जाम के लिए, है ना, आगे वाले एग्जाम के लिए। तो व्हाट आर लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं, एंड क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल्स। तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे लिगेंड्स की। तो लिगेंड्स आर द आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, या तो आयंस होंगे या तो फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, और ऐसे होंगे बेसिकली यहाँ पे एनायंस होते हैं, है ना, या तो वो एनायंस होंगे या तो फिर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। दैट डोनेट लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, यानी कि अगर हम लोग बात करें लिगेंड की, तो लिगेंड के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा टू द सेंट्रल मेटल ऑफ आयन, यानी कि ये बेसिकली दे रहे होंगे किसको, टू द सेंट्रल मेटल ऑफ आयन, ये मेटल को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, है ना, टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम जानते हैं इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को हम लोग बेसिकली ये जो हमने स्काई कलर से यानी कि ब्लू कलर से जिसको हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इस बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक स्पीसीज के द्वारा दिया जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिगेंड जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को दे रहा होता है मेटल के ऑर्बिटल में, ठीक है। अब हम लोग को बात करें, अगर इसे हम लोग को क्या करना था, क्लासिफाई भी करना है ना, विथ एग्जाम्पल करना है। सो देखिए अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की और क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, मतलब कि डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कितने एटम से वो है सो सेंट्रल मेटल एटम को मतलब कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर यूनिडेंटेड, अगर जो भी हमारा लिगेंड है वो अगर एक एटम से अगर कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है, डोनेट थ्रू वन एटम। अगर वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर एक साइट से दे पा रहा है, अगर वो वन साइट से दे पा रहा है, सिर्फ वन साइट, है ना, अगर वो वन साइट से डोनेट कर पा रहा है, जैसे कि H2O हो गया, ठीक है, H2O हो गया, NH3 हो गया, है ना, NH3 क्या कर रहा होता है बेसिकली, ये सिर्फ नाइट्रोजन साइट से दे रहा होता है किसको, तो मेटल आयन को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिडेंटेड। अगर बाइडेंटेड की बात करें तो डोनेट थ्रू टू एटम्स, है ना, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली इथिलीन डायमीन की बात करें तो हमारा N होता है ना, N होता है, तो ये दो साइड से दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा डायमीन है ना, इथिलीन होता है, इथिलीन ग्रुप रहता है, और ये बेसिकली क्या करता है, तो दो साइड से सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा होता है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम को दो साइड से दे रहा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें पॉलीडेंटेड की, तो जैसे EDTA है, EDTA क्या है हमारा, हेक्साडेंटेड है। ये क्या करते हैं, तो डोनेट थ्रू मेनी एटम्स, है ना, मोर देन टू, अगर दो से ज्यादा अगर इनके पास है, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं EDTA में, तो हेक्साडेंटेड होते हैं ना, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, है ना, ये बेसिकली 4 ऑक्सीजन से दे रहे होते हैं, है ना, और 2 नाइट्रोजन से दे रहे होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन से दे रहे होते हैं किसको, तो मेटल एटम को। नो अगर हम लोग बात करें एम्बीडेंटेड की, तो एम्बीडेंटेड देखिए क्या होता है कि कैन लिगेट थ्रू, यानी कि कैन डोनेट या फिर कैन लिगेट या फिर कैन मतलब कि बाइट
मतलब कि क्या इसको बोल सकते हैं ना, एटम को बाइट करता है ना, या फिर लिगेट होता है, यानी कि लिगेंड बन रहा होता है, वहाँ पे बॉन्ड बन रहा होता है थ्रू द टू डिफरेंट एटम्स। उसमें कम से कम 2 डोनर एटम्स होंगे, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है, मेन वाली बात ये है कि बट ओनली वन एट अ टाइम, एक टाइम पे सिर्फ एक साइड से। जैसे कि हमारा हो गया CN, ठीक है। तो C हम जानते हैं कि C तरफ से भी जुड़ता है, और CN की बात करें तो ये आइसोसाइनाइड N साइड से भी जुड़ता है ना। ये N साइड से भी है, सो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, या फिर हम लोग अगर बात करें C साइड से, तो ये C साइड से साइनाइड भी बना रहा होता है, और इधर आइसोसाइनाइड भी बना रहा होता है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर वो C साइड से अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो नाइट्रोजन से नहीं करेगा। इसमें अगर N तरफ से दे रहा है तो वो कार्बन को कार्बन साइड से नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो वो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि बट ओनली एट अ टाइम, एक टाइम में एक साइड से दे रहा होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें NO2 की, ठीक है, तो NO2 की अगर हम लोग बात करें, O है ना, O माइनस है, तो ये O साइड से भी दे रहा होता है ना। या तो हम अगर बात करें O की अगर हम लोग बात करें तो ये N साइड से भी दे रहा होता है ना मेटल, है ना। लेकिन एक बार में एक ही साइड से दे रहा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फ्रॉम द क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर यानी कि बात करें तो क्रोमाइट ओर हमारा क्या है, तो FeCr2 है ना, O4, ये हमारा क्या है, क्रोमाइट ओर है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली K2Cr2O7 को हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कैसे, तो देखिए कैसे। सबसे पहले स्टेप 1 है हमारा फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि जितने भी हमारे ओर्स होते हैं विथ सोडियम कार्बोनेट, जितने हमारे जो सोडियम कार्बोनेट वाले हैं, इसको हम लोग एक्सेस में लेते हैं ना, इन एयर टू फॉर्म। ये बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन होता है ना। फ्यूजन हम लोग कराते हैं, तो हमारा क्रोमाइट ओर, ये हमारा क्या है, क्रोमाइट ओर, है ना। आ जाओ CH, ये हमारा क्या है, क्रोमाइट ओर जो होता है वो एक्सेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट से यहाँ पे हम लोग एक्सेस में लेते हैं ना, है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग इसको क्या कर रहे होते हैं, इन एयर टू फॉर्म सोडियम क्रोमेट, है ना। सबसे पहले ये सोडियम क्रोमेट बनाता है, ये हमारा सोडियम क्रोमेट, ये क्या होता है, तो येलो कलर का होता है ना, येलो कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर स्टेप 2 में अगर हमारा पहले स्टेप में हमारा क्या बन गया है, तो हमारा सोडियम क्रोमेट बन गया है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली सोडियम क्रोमेट है हमारा। ये पेन चेंज नहीं हो रहा है, हमारा ये क्या है, सोडियम क्रोमेट है, ठीक है। सेकंड में बात करें, यही सोडियम क्रोमेट जो होता है वो क्या होता है, तो सोडियम डाइक्रोमेट में बनता है ना। सोडियम डाइक्रोमेट में बन जाता है। कैसे, तो इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड, कौन सा एसिड, तो H2SO4, H2SO4 ले लीजिए, है ना, HCl ले लीजिए, है ना। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को यहाँ पे ले रहे होते हैं, है ना। तो जो हमारा सोडियम क्रोमाइट था, है ना, जो हमारा यहाँ पे क्या था, सोडियम क्रोमेट था, वो बेसिकली क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट में बन रहा होता है। कैसे, तो वो जब हम उसका रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, किसी भी एसिड के साथ, H2SO4 हो गया, है ना, HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, है ना, उनके साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें डाइक्रोमेट मिल गया, है ना। डाइक्रोमेट स्टेप्स ध्यान रखना है, पहले हम लोगों ने सोडियम क्रोमेट बनाया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने डाइक्रोमेट कराया। अब डाइक्रोमेट को हम लोग क्या करते हैं, KCl से डायरेक्टली इसका रिएक्शन जब कराएंगे KCl से, तो हमारा डायरेक्टली है सो क्या बन जाएगा, तो हमारा K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा बन जाएगा। और ये बेसिकली ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑरेंज क्रिस्टल होता है ना। और हमारा जो है थोड़ा सा NaCl यानी कि थोड़ा सा नमक भी बन जाता है ना। तो ये तो व्हाइट रहेगा, ये तो अलग ही व्हाइट में अगर ऑरेंज कलर का कुछ क्रिस्टल्स है तो वो आसानी से हम लोग उसको देख पाएंगे, है ना। सो ये पूरा प्रोसेस था। इसको आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग है सो डाइक्रोमेट को यानी कि सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम लोग है सो ऐसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं। नौ बढ़े अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मार्क कर लीजिए आप लोग, है ना, क्योंकि ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है ना। 2 मार्क्स में लेंथेनाइट के बारे में पूछ देगा, या तो फिर 2 मार्क्स में आपका एक्टिनाइट्स के
पूछ देगा। अगर ये 5 नंबर में पूछता है तो ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स से क्या करेगा, तो डिफरेंसेस पूछ लेगा कि आप लोग इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी लैंथेनाइड्स हैं और जितने भी एक्टिनाइड्स हैं दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे में अलग से इनका एक ब्लॉक बना होता है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ये बेसिकली ग्रुप डी में ही होते हैं, इनका जगह ग्रुप डी में ही होता है, लेकिन क्योंकि वहां पे इनका किसी से मेल नहीं खा रहा होता इसीलिए इसको जो होता है वो पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे में अलग से रखा जाता है ना। फर्स्ट वाले रो में जो है वो फर्स्ट वाले कॉलम में जो है वो लैंथेनाइड्स होते हैं और सेकेंड वाले में एक्टिनाइड्स होते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हमें याद नहीं करने की जरूरत है, ये आसानी से याद हो जाते हैं किसी भी ट्रिक से, है ना। 2 ट्रिक हम लोग देखेंगे, एक लैंथेनाइड का एक एक्टिनाइड का, तो उसके सारे एलिमेंट्स उसमें याद हो जाते हैं, लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है लैक्टिनाइड्स का डेफिनेशन, है ना, कुछ इनके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको, इनके कुछ प्रॉपर्टीज को, है ना, वो हम लोग सिर्फ डिटेल कर देंगे बोर्ड एग्जाम में, तो इतना सफिशियंट है, इसको याद करने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है। नॉन लैक्टिनाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एफ ऑर्बिटल में, ऑब्वियस सी बात है ये कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एफ ऑर्बिटल में ही जो होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होगा, है ना। सेम कंडीशन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं तो डी ऑर्बिटल में वो होता है, लेकिन यहाँ पे 4f की बात हो रही है ना, 4f ऑर्बिटल में ये होते हैं, ये बेसिकली 4th पीरियड वाले होते हैं ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो 4th पीरियड में थोड़ा सा जो स्पेस होता है वहीं से ये निकले हुए होते हैं ना, 4th पीरियड के ही ये पार्ट होते हैं, हालांकि ये 7 पीरियड के नीचे लिखे हुए होते हैं लेकिन ये 4th पीरियड के होते हैं। ये बेसिकली लेंथेनाइट्स जो होते हैं वो वेरिएशन शो कर रहे होते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि जो पहला एलिमेंट है वो +3 कर रहा है तो सेकेंड वाला भी +3 करेगा, नहीं, +3 भी कर रहे होते हैं, है ना, +2 भी कर रहे होते हैं और +4 भी कर रहे होते हैं, लेकिन +4 क्या होता है तो रेयर होता है ना। बेसिकली ये लोग +3 और +2 कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो होता है वो PR की अगर हम लोग बात करें, PR जो हमारे होते हैं यानी कि प्रोमेथियम, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्टिनाइड्स की बात करें तो ऑल रेडियो एक्टिविटीज होते, और रेडियो एक्टिव सब एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन PR सिर्फ और सिर्फ प्रोमिथियम ही ऐसे लैक्टिनाइड्स हैं यानी कि लेंथेनाइड वाले ग्रुप के हैं एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, ये रेडियो एक्टिव डिके करते हैं, है ना। और ये डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइन इजिली, ये ऑक्सोकेटाइन इजिली आसानी से नहीं बना रहे होते हैं। दियर कंपाउंड आर लेस बेसिक, इसके जितने भी कंपाउंड्स होंगे, है ना, एफ लेंथेनाइड्स के जितने भी क्या होंगे कंपाउंड्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करें तो वो क्या होंगे लेस बेसिक, है ना, उतने ज्यादा बेसिक नहीं होंगे नेचर। वहीं अगर हम लोग बात करें एक्टिनाइड्स की तो वो 5f वाले सीरीज होते हैं यानी कि 5th पीरियड वाले ही ये होते हैं ना, 5th पीरियड में होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो f ऑर्बिटल, ऑब्वियस सी बात है f यानी कि 5f में ये इंटर कर रहे होंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो जिस भी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में इंटर कर रहे होंगे उनको हम लोग एक्टिनाइड्स कहते हैं, ये इसका डेफिनेशन हो गया। और ये जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि ये भी जो है वो अलग अलग +3 प्लस, वहां पे हम लोगों ने देखा था वो +3 और +2 ही शो करते हैं, है ना ज्यादातर, और +4 जो होता है वो रेयर करते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग जब कर रहे थे लैंथेनाइड की, लेकिन जब हम लोग एक्टिनाइड की बात करेंगे तो ये +3 भी करते हैं, +4 भी करते हैं, +5 भी करते हैं, +6 भी करते हैं, +7 भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर रहे होते हैं। और तो और इनके सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया। दे ऑल फॉर्म क्या, तो ऑक्सोकेटाइन्स लाइक, जैसे कि देखिए ऑक्सोकेटाइन, जैसे कि अगर हम लोग यूरेनियम की बात करें ना तो UO है ना, 2 + 22 है ना, ऐसे करके ये क्या करते हैं तो ऑक्सोकेटाइन बना रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इनके नेचर की तो ये क्या होते हैं तो मोर बेसिक देन लेंथेनाइड्स, इनका नेचर ये बेसिकली क्या हो जाएगा तो ये बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे बेसिक, तो लेंथेनाइड से ज्यादा होते हैं, ठीक है, कंपेयर कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग, है ना, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट है और ये इनके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। फिजिकल के हम लोग इसमें भी हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप कर रहे होंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप कर रहे होंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा केमिकल
काइनेटिक्स से है ना, इसमें हम लोगों को बेसिकली बताना है कि जो हमारा जो हाफ लाइफ होता है, यानी कि टी हाफ की बात हो रही है, टी हाफ की बात हो रही है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि अगर हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन R0 लेते हैं तो हमें ये बताना है कि इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं होता है ना, इनके और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है टी हाफ और R0 के बीच में। सो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या, कि जो हमारा k होता है यानी कि हमारा जो रेट कांस्टेंट होता है वो 2.303 इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात हो रही है ना, t और log R0 है ना। इसको हम लोगों ने फिजिकल के जब हम लोग लॉन्ग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आने वाले ईयर में हाफ लाइफ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड लॉ से पूछ सकता है तो इससे भी पूछ सकता है नेक्स्ट में, है ना। और ये हमारा हो जाता है फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग ऐसो लिख भी सकते हैं कि हमारा k क्या है, तो हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, t हमारा टाइम है, R0 की बात करें तो ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ है, एंड अगर हम लोग बात करें R की तो ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R है ना। सो यहाँ पे आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं वेयर करके, है ना। अगर हम लोग बात करें हाफ टाइम की तो हम लोग जानते हैं कि हाफ टाइम में रिएक्शन जो हो रहा होगा वो आधा हो चुका होगा, तो टी हाफ में क्या हो जाएगा, हमारा जो आर है यानी कि हमारा आर की बात करें वो बेसिकली क्या होगा, आर एट टाइम टी हाफ, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली आर यानी कि जितना हमारा इनिशियल था उतना, है ना, बटे 2 यानी कि इसका हाफ हो जाएगा, है ना। जितना हमारा इनिशियल था, जितना हम लोगों ने शुरू में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लिया था, तो आधा समय के बाद उसका आधा ही कंसंट्रेशन बच रहा होगा, बाकी आधा जो होगा वो प्रोडक्ट में बन गया होगा, है ना। सो द फाइनल कंसंट्रेशन आर जो हमारा है वो बिकम्स द हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि ये हम लोगों ने कर लिया। अब इस वैल्यू को हम लोग एबव इक्वेशन में करेंगे। चलिए मान के चलिए ये इक्वेशन 1 है, इन एबव इक्वेशन 1 अब इसमें हम लोग पुट करेंगे। देखिए क्या करते हैं, तो बेसिकली हम लोग आर फाइनल को क्या कर रहे होंगे, इस वाले में पुट कर रहे होंगे। देखिए चलिए पुटते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पुटेंगे वैल्यू को। सो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, k है ना, k एज इट इज रहेगा, हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं छेड़छाड़। ये हमारा 2.303 भी हमारा सेम रहेगा, है ना, बाई टी भी हमारा सेम रहेगा, लॉग भी सेम रहेगा, है ना। बात करें हम लोग R0 भी हमारा क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो R0 है ना बाई 2, ये हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारा क्या है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, R है ना। ये हमारा R है एट हाफ टाइम, किस पे, तो हमारा एट हाफ टाइम पे ये हमारा कंसंट्रेशन है। सो अगर हम लोग बात करें आगे तो हमारा इक्वेशन था कुछ ऐसा, k इज इक्वल टू 2.303 है ना, बाई हमारा t था और क्या था, तो साथ में log r था, है ना, R0 बाई r था, ये हमारा R0 बाई 2 था, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम लोग उल्टा कर देंगे। कैसे कर देंगे भाई, तो देखिए इज इक्वल टू 2.303 बाई टी एंड log R0 है ना, R0 इंटू 2 बाई R0, ठीक है। कुछ नहीं किया है हमने, जो डिवाइड में था इसको ऊपर ले जाके हम लोगों ने मल्टीप्लाई में कर दिया है। R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, log 2 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा हमारा, log 2 बचेगा। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, इससे पता चलेगा कि ये दूसरा लाइन है ना, वो दूसरा लाइन है। पेन चेंज हो जाओ, हो गया है 2.303 बाई टी रहेगा हमारा, है ना, और क्या होगा, log 2 हो जाएगा। हम जानते हैं log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो ये 0.301 के आसपास होता है अप्रोक्स, है ना। सो इसको अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, टी हमारा क्या हो जाएगा, टी हमारा हाफ हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। ये जो टी है वो हमारा टी हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। टी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे बात कर देते हैं, टी हमारा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, और आर हमारा R0 हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, टी हाफ ही रहने देंगे। तो ये 2.303 इंटू 0.301 बाई टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग अच्छे से लिखने की कोशिश करें तो हम लोग कुछ ऐसा लिख पाएंगे कि k इज इक्वल टू
2.303 को अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमें मिल जाएगा 0.693। सिंपल 3 से इसको गुना करना था, है ना, और एक जी पॉइंट को आगे बढ़ा देना था। ठीक है, इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा बाई टी हाफ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टी हाफ होना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो हमारा टी हाफ है ना, वो है सो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, सॉरी रिएक्शन कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू, तो 0.693 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमारा क्या है, तो रेट कांस्टेंट है। तो टी हाफ हमारा सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन के। हमें शो करना था कि इनिशियल कंसंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा है ना, कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे दूर दूर तक आपको आर नहीं दिख रहा होगा, सारा आर जो है वो कट गया है, आर जीरो भी कट गया है ना। सिंस द फॉर्मूला डज नॉट कंटेन आर जीरो, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं भी हमें दूरबीन लगाकर भी नहीं दिख रहा है आर जीरो, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। दैट्स ऑल। ये ऐसे हम लोग लिखेंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे, है ना, वैसे करके आप लोग लिखिएगा और कंप्लीट सॉल्व करिएगा, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्या आ गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग जानते हैं कि फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है। सो देखिए ये क्या कहता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिसिटी कॉज अ केमिकल चेंज इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो होता है इलेक्ट्रिसिटी से कैसे है सो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। देखिए तो ये दो लॉ में होता है बेसिकली, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ कहलाता है एंड फैराडेज सेकेंड लॉ कहलाता है। फर्स्ट लॉ की अगर हम लोग बात करें, जो मास होता है हमारा W, यहाँ पे W क्या है, हमारा मास है ना, इसको वेट भी कह सकते हैं ना, वेट ही है बेसिकली ये, ऑफ अ सब्सटेंस डिपोजिटेड एंड एनी इलेक्ट्रोड। रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के दौरान जब रिएक्शन होता है तो उस पे जितने भी इलेक्ट्रोड पे हमारे डिपोजिट हो रहे होते हैं सब्सटेंस, उनका वेट है बेसिकली, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी हम लोग इसमें अगर कर रहे हैं ना, ये हमारा है, तो इसमें हम लोग जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी कि Q की बात हो रही है ना, Q इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि IT होता है ना। सो जितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोलाइट से जो होता है वो हमारा जो मेटल आयन है वो यहाँ पे डिपोजिट हो रहा होगा बेसिकली, है ना। इसको मैं दूसरा पेन से लिख देता हूँ, है ना, ब्राउन पेन यूज कर लेता हूँ इसके लिए मैं। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये डिपोजिट हो रहा है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे जेड आ जाता है ना, जेड क्या है हमारा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कह रहा था कि W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा बेसिकली, ये क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराएंगे, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मतलब पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, दो इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम लोग सेम टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे होते हैं तो कनेक्टेड इन अ सीरीज, अगर इस सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो द मासेस ऑफ सब्सटेंस डिपोजिट आर प्रोपोर्शनल टू दियर इक्विवेलेंट वेट। अगर हम लोग दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो उस समय जो हमारा मास होता है यानी कि W1 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके इक्विवेलेंट के, ठीक है ना, वो इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट के। इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो W1 हमारा हो जाएगा ZK1, है ना, सॉरी E1, है ना, ZE1 हो जाएगा हमारा। और अगर हम लोग बात करें रेशियो की, अगर W1 की और W2 की, यानी कि अगर हम लोग दोनों इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, दोनों इलेक्ट्रोड में कितने अमाउंट ऑफ जो हमारे क्या है, तो जो हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं मेटल आयन, है ना, वो उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो हमारा E1 बाई E2 हो जाता है ना, E2 हो जाता है, Z हो जाता है जो वो कैंसिल आउट हो जाता है ना। यहाँ पे ZE1 अगर बात करें, ZE2 की बात करें, कहाँ गया,
है ना। तो ये जेड जेड कैंसिल आउट हो जाता है और हमें सिर्फ और सिर्फ E1/E2 देता है ना। ये बेसिकली सेकेंड लॉ कह रहा होता है, ठीक है। 9 ये था क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें बताना है कि पैकिंग इफिशियंसी निकालना है, ठीक है। एफसीसी का हम लोग जानते हैं कि कैसे निकालना है। देखिए एफसीसी में हम लोग जानते हैं कि ये फेस सेंटर्ड है ना। अगर हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो हमारा हम जानते हैं कहाँ कहाँ पे एटम होता है। फेस सेंटर्ड में हमारा जो होता है, इसको मैं दूसरे कलर से यूज करूंगा। फेस सेंटर्ड पे हमारा जो होता है वो एक कॉर्नर पे होता है ना। कॉर्नर पे होता है ना। फेस पे होता है, कॉर्नर पे होता है ना। पहले कॉर्नर पे मैं कर लेता हूँ, कॉर्नर पे होता है ना। ये हमारा क्या है, कॉर्नर पे होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कॉर्नर पे होता है ना। एक बॉडी में हो रहा होता है, सबको अलग अलग पेन से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक बॉडी में हो रहा होता है, ये बॉडी में है, ठीक है। और क्या होते हैं, तो फेस में हो रहे होते हैं। हमारा फेस कहाँ है, वेयर इज आवर फेस। पेन आ जाओ, चेंज हो जाओ पेन। फेस की अगर हम लोग बात करें तो ये फेस में है ना। ग्रीन वाले जो हैं वो क्या है, फेस में है ना। ये इस फेस में है, इस फेस में है, ये आगे वाले फेस में है, ये पीछे वाले फेस में है, ये राइट वाले फेस में है। तो 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि स्टेप 1 में देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए फेस सेंटर्ड लैटिस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, है ना। एज फॉलोइंग स्टेप, FOLLOWING, फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एफसीसी में जो एटम्स जो होते हैं वो अलोंग द फेस डायगोनल, ये फेस डायगोनल के अलोंग है, सो क्या कर रहे होते हैं, तो टच कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस होता है वो बेसिकली अगर हम लोग ड्रॉ करें, अगर एक फेस की बात करें तो हमारा जो ये है क्या है, जो हमारा बीच में जो फेस पे है, फेस पे कहाँ गया, जो हमारा फेस पे है ना। और ये जो हमारा क्या है, सॉरी इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, है ना। ये हमारा जो फेस पे है ना, ये हमारा जो फेस पे एटम है ना। ये जो हमारा फेस पे है और ये जो हमारा क्या है, कॉर्नर्स पे है। बेसिकली क्या है, जो हमारा कॉर्नर्स पे है ना, कॉर्नर्स पे है। कॉर्नर्स पे हम लोग जानते हैं कि 1/8 पाया जाता है ना, 1/8 है ना। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ पा रहा होता है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर साइड का लेंथ अगर ए है, अगर हमारा साइड का अगर ए लेंथ है ना, अगर साइड का ए लेंथ है तो हम लोग जानते हैं ये हमारा क्या हो जाता है, आर हो जाता है, 1R है ना। ये भी हमारा आर हो जाता है, ये भी आर हो जाता है, ये भी हमारा आर हो जाता है। यानी कि 1R, सेकेंड आर, थर्ड आर, ये दोनों आर मिलके हमारा क्या बनाता है, डायगोनल बनाता है ना। सॉरी डायमीटर बनाता है, ये डायमीटर होता है और ये आर एक होता है, यानी कि 4R, ठीक है। 4R हो जाता है ना, 4R। और बात करें अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाने की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे एक बेसिकली ट्राइंगल बनाने की बात करें, एक सेकेंड, अगर हम लोग ट्राइंगल बनाने की बात करें तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना। ये वाला हमारा दिया हुआ है ए, है ना। ये भी हमारा दिया हुआ है ए, क्योंकि ये क्यूब है ना। ये बेसिकली क्या है, क्यूब है। तो ये बराबर ये होगा, है ना। ये बराबर ये, सारे बराबर होंगे, है ना। तो ये ए है और हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो पीला वाला है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, 4R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4R विल बी इक्वल टू, तो अंडर रूट 2 A स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप को हम लोगों ने देख लिया कैसे होगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये 4R के बराबर होगा, है ना। ये 4R के बराबर होगा, ये बेसिकली हमारा है, ये है ना। और फिर उसके बाद हम लोग अगर स्टेप 2 की बात करें तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम, इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो एक क्यूब होता है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक क्यूब है, इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, है ना, यानी कि क्यूब कर देंगे। क्यों, कैसे, हम लोगों ने यहाँ से ए से निकाला है ना। हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, जो हमारा 4R है, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूं मैं।
पेन चेंज कर लिया है मैंने। जो हमारा 4r इज इक्वल टू √2a है ना, इसको ए स्क्वायर है बेसिकली, इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो √2/4r है ना। इसकी हम लोग क्या करेंगे, फर्दर अंडर रूट निकालेंगे है ना, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट होगा। तो ऐसे हम लोग इसको कंप्लीटली क्या लिखेंगे है ना, 2√r है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली हो जाएगा। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 16r ये हो जाएगा। जब हम इसका क्या करेंगे, ए क्यूब करेंगे, जब हम लोग यहाँ से ए को निकाल लिया है हम लोगों ने, 2√2r आएगा है ना। इसी को जब हम लोग ए क्यूब करेंगे यानी वॉल्यूम की बात करें तो हमारा हो जाएगा 16r है ना, ये हमारा हो जाएगा 16√2r³ है ना, r³ इसको कैसे लिखेंगे, तो 16√2r³ है ना। नौ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितने होते हैं, तो 4 होते हैं है ना। कैसे होते हैं, तो 8 हमारे जो होते हैं वो 1/8 कॉर्नर्स के हो जाते हैं 1, और फेस की बात करें तो 6 × हाफ हो जाते हैं, वो बेसिकली 3 होते हैं है ना। तो 3 और 1 क्या हो जाते हैं 4, ठीक है। 9 अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की, 4 स्फेयर की, तो 4 स्फेयर की अगर हम लोग बात करें, स्फेयर की अगर हम लोग बात करें तो स्फेयर जो हमारे एटम्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, स्फेरिकल नेचर के होते हैं, ये हमारे स्फेरिकल होते हैं। और स्फेयर का हम लोग वॉल्यूम जानते हैं कि क्या होता है, वो 4/3 πr³ है ना। इतना मतलब कि वो क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, इतना वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं किसमें, तो क्यूब में है ना, क्यूब में इतना कर पा रहे हैं है ना। तो पैकिंग इफिशियंसी हम लोग कैसे निकलेंगे, देखिए पैकिंग इफिशियंसी वॉल्यूम ऑफ 4 स्फेयर्स, जितने भी हमारे 4 वॉल्यूम है चारों मतलब कि स्फेयर्स के, ये बेसिकली यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं इतने सारे स्फेयर्स नहीं है, स्फेयर्स का पार्ट हम लोग देखते हैं ना, कि जैसे इसमें 1/8 पार्ट ही है, सो मतलब कि इसमें अपना मतलब कि कंट्रीब्यूट दे पा रहा होता है इस वाले में है ना। उसी तरह ये भी 1/8 पार्ट ही दे पा रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग ओवरऑल जो होता है वो 4 स्फेयर्स होते हैं ना, 4 एटम्स होते हैं। और तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 4/3 πr³ है ना। और वॉल्यूम ऑफ सेल की बात करें तो हम लोगों ने अभी a³ निकाला, a³ हम लोगों ने कितना निकाला था, a³ कहाँ निकाला था, a³ की अगर बात करें तो a³ हम लोगों ने निकाला हुआ है कितना 16 √2r³ है, ठीक है। ये इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 16 √2r³, r³ से हमारा r³ कट जाएगा है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा 4/3 × 16 √2 है ना, पाई हो जाएगा। पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, पैकिंग इफिशियंसी निकलेगा। इफिशियंसी हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज में निकालते हैं, तो हम लोग परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना भी आएगा वो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 74% के आसपास आ रहा होगा है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो फेस सेंटर्ड में होता है वो 74% होता है, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट है फर्दर एग्जाम के लिए, वो है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये बेसिकली मैग्नेटिज्म से है, सॉलिड स्टेट से है ना। इसका हम लोग कैसे ये करेंगे, अगर फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो हम जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रांगली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जैसे कि हमारे हो गए हैं ना Fe आयरन्स वगैरह हो गए, जितने भी मेटल्स हो गए, जितने भी मेटल्स हो गए, वो क्या होते हैं स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। तो इसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक भी कहते हैं है ना। देखिए जैसे कि मेटल्स आयंस ग्रुप टुगेदर इनटू डोमेन्स अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन, ये बेसिकली सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं जब इनको ग्रुप किया जाता है। दे रिटेन मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द फील्ड इज रिमूव्ड, और हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग किसी भी लोहे के पेचकस वगैरह को जब हम लोग बहुत देर तक अगर किसी मैग्नेट में अगर हम लोग ऐसे अगर उसको कांटेक्ट में अगर रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में रखते हैं,
तो हमारा पेचकस भी जो होता है वो छोटे-छोटे कीलों को उठाने लगता है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये सिर्फ तो एक बात था कि उसको मैग्नेट से रगड़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड में बहुत देर के लिए रख देते हैं, तो उसके बाद जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या करते हैं तो बंद कर देते हैं, तो उसके बाद भी इसमें जो होती है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाती है ना, मैग्नेटिक परमानेंट। तो वो किसे हम लोग क्या कहते हैं तो परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जितने भी हमारे हो गए है ना मेटल्स, जैसे कि हो गए हमारे Fe है ना, आयरन हो गए, कोबाल्ट हो गए, फेरस, कोबाल्ट, निकेल है ना। और अगर बात करें कि कंपाउंड की, तो ये हमारा हो गया CrO2 है ना। ये ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। और अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक की बात करें तो ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड होता है। बेसिकली ये मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा होता, ये बेसिकली इनर्ट बिहेवियर शो कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के पास में। दे हैव ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि जितने भी ये जो पैरामैग्नेटिक होता है वो बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो जैसे जितने भी हमारे आयंस हो जाएंगे, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे है ना, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, उनमें अगर उनके अगर ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड एक भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे होंगे, एक भी, तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, हम लोग जानते हैं। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी बढ़ते जाता है। दे लूज मैग्नेटिज्म व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड। जब फील्ड को रिमूव किया जाता है तो ये फेरोमैग्नेटिक की तरह नहीं अपना परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है। वो बेसिकली क्या करते हैं तो अपने मैग्नेटिज्म को लूज कर देते हैं। एग्जांपल की बात करें तो O2 हमारा मॉलिक्यूल हो गया है ना। अगर आयंस की बात करें तो कॉपर 2+ है ना, इसमें हम लोग जब देखेंगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा है ना। F3+ की बात करें, ये आयन है ना, ये आयरन नहीं है, ये आयरन का आयन है ना, फेरस आयन है, ठीक है। तो फेरस आयन में हम लोग क्या देखते हैं कि Fe3+ में हम लोग देखते हैं कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो है कि डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ द गैसेस ऑन सॉलिड्स। सॉलिड में एडजॉर्प्शन ऑफ गैस की अगर बात करें, उसके लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने रिएक्शन रेट के लिए देखा था कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन के लिए करेंगे कि सॉलिड में है ना किसका होना है, तो गैस का होना है किस पे, तो सॉलिड पे। तो इस पे क्या क्या होगी, तो देखिए नेचर ऑफ गैस पे ये डिपेंड कर रहा होगा। इजिली लिक्विफेबल गैस जैसे कि हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और NH3, जितने भी हमारे इजिली लिक्विफेबल गैसेज हैं वो विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर उनका क्रिटिकल टेम्परेचर TC की अगर बात करें अगर ज्यादा है, और एब्जॉर्ब्ड मोर, वो ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं किस पे, तो सॉलिड पे, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करें तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एडजॉर्प्शन, है ना। ये किसी भी एडजॉर्प्शन की बात करें ADS, ठीक है ना, तो वो क्या होता है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड वाले को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसको पाउडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। क्या में ले आते हैं, तो पाउडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। पाउडर्ड फॉर्म में ले आते हैं तो छोटे छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं तो इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें गैसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एड्जॉर्ब हो पाएंगे, है ना। सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट पे भी डिपेंड करता है ना। फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड एक्ट्स बेटर। अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जितने ज़्यादा हम लोग उसको फाइनली डिवाइड पाउडर करेंगे, है ना, जितना भी हम लोग उसको फाइन पाउडर बनाएंगे, जितने भी हम लोग जितना ज़्यादा उसको फाइन करेंगे, पाउडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उतना ज़्यादा गैस को एडजॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर हम लोग तीसरे फैक्टर की बात करें तो वो टेम्परेचर है। फिजियोसॉर्प्शन डिक्रीजेस, जानते हैं, है ना, विद टेम्परेचर के साथ होता है, और केमियोसॉर्प्शन जो होता है वो बढ़ता है ना। तो जहाँ पे फिजियोसॉर्प्शन हो रही होगी, है ना, सॉलिड पे गैस जो होते हैं वो अगर वीकली एडजॉर्ब हो रहे होंगे तो वो टेम्परेचर के साथ साथ डिक्रीज करेंगे, लेकिन अगर केमियोसॉर्प्शन की बात करें तो वो बढ़ने लगेंगे, है ना, और उसके बाद फिर घटते हैं। इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी देखते हैं, है ना, पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं, है ना, ऐसा कुछ रहता है। प्रेशर की अगर बात करें तो एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। कोई भी हो, चाहे वो फिजियोसॉर्प्शन हो या फिर केमियोसॉर्प्शन हो, दोनों में प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनके बीच का कांटेक्ट बढ़ता है ना, कांटेक्ट बढ़ता है। कांटेक्ट बढ़ने से क्या होता है, तो उनमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये भी फैक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। इसको हम लोग
फ्रेडरिक आइसोथर्म से भी समझ सकते हैं ना, प्रेशर जो होता है वो वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। नौ बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग, अगर हम लोग करें डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस कैटालिसिस। कैटालिसिस की बात हो रही है। कैटालिस्ट क्या करता है बेसिकली, ये रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है। होमोजीनस की बात करेंगे तो जो हम लोग जिस भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रहे होंगे ना, उसका और जो हमारा कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट और मीडियम का जो फेज होगा वो अगर सेम है, सॉलिड सॉलिड है, सॉरी लिक्विड लिक्विड है, सॉलिड सॉलिड है, सेम सेम है, तो वो होमोजीनस कैटालिसिस कहलाएगा, है ना। किसी भी रिएक्शन में अगर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लिए हुए हैं, अगर हम लोगों ने जो रिएक्टेंट लिया हुआ है वो अगर अलग फेज का है और जो हमारा कैटलिस्ट है वो दूसरे फेज का है, तो वो हमारा हेटेरोजीनस कैटालिसिस कहलाएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन की बात करें तो होमोजीनस कैटालिसिस वैसे कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट और जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होंगे, आर इन सेम फेज, वो सेम फेज में होंगे, या तो वो लिक्विड होंगे दोनों, या तो दोनों गैस होंगे, है ना। सॉलिड सॉलिड में वैसा नहीं हो रहा होता है। मैकेनिज्म की बात करें तो जो हमारे कैटलिस्ट हैं वो इंटरेक्ट करते हैं यूनिफॉर्मली विथ रिएक्टेंट्स, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं तो वो बहुत अच्छे तरह से क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। दोनों लिक्विड है तो आसानी से घुलेगा, है ना, घुलेगा तो वो अच्छे से उसको रेट के रिएक्शन को बढ़ा पाएगा थ्रू आउट द मीडियम, पूरे मीडियम में वो बेसिकली क्या होता है, यूनिफॉर्मली होता है। ऑफन इन्वॉल्विंग रेडॉक्स चेंजेस इन ट्रांजिशन मेटल आयंस, ट्रांजिशन मेटल आयंस में वो रेडॉक्स चेंजेस भी दिखाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एसिड कैटालिसिस, जितने भी एसिड कैटालिसिस है, जैसे कि शुगर हाइड्रोलिसिस की बात करें, एंजाइम कैटालिसिस की बात करें, या फिर जितने भी हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिसिस हैं किसी भी कार्बोनिलेशन में, तो वो क्या है, तो वो होमोजीनस कैटालिसिस की एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे कैटलिस्ट होते हैं और रिएक्शन होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, तो सेम फेज में होते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें सेकेंड हेटेरोजेनस की, तो इसमें क्या होगा, कैटलिस्ट और हमारा जो रिएक्टेंट हो रहा होगा वो आर इन डिफरेंट फेज, वो दूसरे अलग अलग में होंगे। जैसे कि सॉलिड कैटलिस्ट होगा और लिक्विड हमारा क्या होगा, तो लिक्विड या फिर गैस हमारा रिएक्टेंट होगा, ठीक है। सॉलिड कैटलिस्ट लेंगे, कोई भी सॉलिड कैटलिस्ट, और उसको हम लोग लिक्विड या गैस रिएक्टेंट में डाल रहे होंगे, जिससे उसका रिएक्शन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, है ना। सो रिएक्शन रेट। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो एडजॉर्ब किए जाते हैं ना कैटलिस्ट के सरफेस पे, क्योंकि ये सॉलिड है ना, हमारा कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड है, तो इस पे जितने भी हमारे लिक्विड या गैस रहेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे लिक्विड हो गए, ये हमारे गैस हो गए ना। तो गैस या फिर लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है पहले, है ना, एडजॉर्ब हो जाता है ना, सोख लेता है उसको। उसके बाद क्या होता है, रिएक्ट्स एक्ट एट एक्टिव साइट्स, इसके एक्टिव साइट से रिएक्ट करता है ना, एंड डिसॉर्ब्स द एज द प्रोडक्ट। और जितने भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ हमारा जितना भी जैसे कि मान के चलिए जो भी हमारा लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड ए है हमारा, ये हमारा लिक्विड बी है, लिक्विड बी है हमारा, तो ये बेसिकली यहाँ पे दोनों क्या होता है, एडजॉर्ब होता है, ये दोनों के बीच में फिर यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, गुलू गुलू होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, गुलू गुलू होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, बॉन्ड बनेगा, और फिर ये डिसॉर्ब हो जाता है, यहाँ पर हमारा ए बी बन जाता है ना, ए बी हमारा एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, तो ये हमें सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है ना, ये हमें सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, हमारे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट्स को क्या कर रहा होता है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, ताकि ये आए, है ना, इंटरेक्ट करें और नया प्रोडक्ट बनाए, है ना। देखिए हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है ए बी। सो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बोले, जितने भी कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं सारे, जैसे कि प्लेटिनम इन कैटालिटिक कन्वर्टर, प्लेटिनम का यूज हम लोग करते हैं, है ना, कैटालिटिक कन्वर्टर में। आयरन का हम लोग यूज करते हैं हेबर्स प्रोसेस में, है ना, अमोनिया सिंथेसिस में, अमोनिया सिंथेसिस में हम लोग आयरन का यूज करते हैं, जब इसको पढ़ रहे होते हैं तो देखते हैं, है ना। तो ये सब बेसिकली क्या है, आयरन वहां पे हमारा क्या हो रहा होता है, तो एज अ सॉलिड रहता है, वहां पे हमारा लिक्विड के साथ है, सो हेट्रोजिनस करता है, यानी कि दोनों अलग अलग फेज में होते हैं, है ना, हेबर्स प्रोसेस में। सो इसको अगर हम लोग बात करें अगर फीचर्स की, है ना, और हम लोग बात करें अगर होमोजीनस की, और अगर हम लोग बात करें हेटेरो की, तो इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग देख सकते हैं कि फेज जो होता है वो होमोजीनस में सेम होगा, और इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। हेटेरोजीनस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेपरेशन की बात करें तो ये हार्ड होता है ना, और ये इजी होता है, यानी कि ये हार्ड, क्योंकि ये होमोजीनस है, ठीक है। एक यहाँ पे हमारा लिक्विड है और हमारा जो कैटलिस्ट है वो भी बेसिकली हमारा क्या है,
ये हमारा कैटलिस्ट है, ये भी क्या है, लिक्विड है, दोनों मिक्स हो गया, ठीक है। तो अब इसका अगर हम लोग सेपरेशन की बात करें, अलग अलग है ना, ये हार्ड होता है, लेकिन क्योंकि अब जैसे कि यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, ये हमारा क्या है, लिक्विड है ना। इसमें अगर मान के चलिए सॉलिड है हमारा कोई भी, तो थोड़ा मोड़ा भी अगर रिएक्शन किया हुआ है तो हम लोग उसको बीच रिएक्शन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये क्या है, ये हमारा कैटलिस्ट है मान के चलिए, है ना, ये हमारा कैटलिस्ट है, तो इसको आसानी से हम लोग है सो बीच रिएक्शन में भी हम लोग आसानी से इजीली हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर एक्टिव साइट्स की बात की जाए तो सभी कैटलिस्ट एटम क्या होते हैं, बेसिकली एक्टिव साइट्स होते हैं ना। और सरफेस एटम्स की बात करें, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, तो सरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ऐसे एटम्स जो सरफेस प्रोवाइड कर रहे होंगे वही उनका एक्टिव साइट होगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करें इसमें, तो इसमें जो जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सेम फेज रहता है, मिल जाते हैं। तो सारा एटम, पूरा एटम ही, कैटलिस्ट का जितना भी एटम है वो पूरा पार्टिसिपेट कर रहा होगा एज अ एक्टिव साइट, है ना, वो पूरा कैटलिस्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस पे, तो इसका जो भी एटम का जो भी सरफेस होता है वही है सो सिर्फ और सिर्फ एडजॉर्प्शन करा के और क्या कर रहा होगा, तो वो एक्टिव साइट है ना, वहीं पे है सो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे लिक्विड है ए और लिक्विड बी है वो है सो क्या कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ये फिनोमेना हो रही होगी। ये बेसिकली क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है ना। एप्लीकेशन की बात करें तो फाइन केमिकल्स होते हैं, जैसे कि ये बायोकेमिस्ट्री में यूज होते हैं ना, और ये बल्क केमिकल्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज होते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे ऑर्गेनिक के, है ना, ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के, या फिर हम लोग फिजिकल की बात करें तो जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हो गए, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, ध्यान दिए होंगे आप लोगों ने। हम लोगों ने अभी तक न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं किए हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं। और इनऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोगों ने अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको भी हम लोगों ने नहीं किया है। और बात करें अगर हम लोग ऑर्गेनिक की, तो उसमें नेम रिएक्शन और जितने भी हमारे कन्वर्जेंस हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाला क्वेश्चन, वो भी हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी को डील कर रहे होंगे। अभी तक जितने भी नॉर्मल डेफिनेशन वाइज थे, जितने भी डेफिनेशन वाइज थे, डायग्राम वाइज थे, उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी आने वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट को डिस्कस कर रहे होंगे।